हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम सिर्फ 7 डेज बचे हैं। सर घबराहट हो रही है, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सर सब कुछ भूलता हुआ जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सर मॉक लगा रहा हूं तो इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। सर ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्या मैं इसको कंप्लीट करूं ना करूं। ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न एग्जाम से जस्ट पहले होते हैं। इन 7 दिनों को आप कैसे यहाँ पे निकालें और कैसे आप अपनी तैयारी को एक्सेल कर सकते हैं इन 7 डेज में, और क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सुन 7 डेज आपकी लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट रिवाइज स्मार्ट बट नॉट हार्ड। एक जो भी आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, तो इन शॉर्ट नोट्स को आप स्मार्टली रिवाइज करिए। पर हाँ, ज़्यादा भी डिप डाइव करने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपने ठीक है जो जो चीज़ें पढ़ ली है उसको आपने शॉर्ट नोट्स फॉर्म में लिखा है, उसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक जैसे रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स है। जो जो टॉपिक ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो भी आपको बेहतर तरीके से करना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। प्लस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको मॉक यहाँ पे देने चाहिए। आपकी जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है, मैंने इस पर एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है, आपने अगर नहीं देखा तो आप आई टिप पे जाके देख लीजिएगा, या थंबनेल यहाँ पे मिल जाएगी या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे हमें यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसी तरीके से आपको फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे देने चाहिए। टेस्ट यूर सेल्फ रेगुलरली, है ना। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको टेस्ट करते रहिए। अब एक सवाल उठता है कि सर मैं मॉक तो लगा रहा हूँ पर मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, मुझे डीमोटिवेशन आ रहा है। तो सुन, उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने कम मार्क्स आ रहे हैं वो सब एग्जाम से पहले ही आ रहे हैं। अगर आप उसमें कहीं ना कहीं इंप्रोवाइज करते हैं, आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है या मुझे ध्यान देने की जरूरत है, तो अपनी जो गलतियां हैं अगर वो एग्जाम से पहले पता पड़ जाए तो अच्छी बात है। एग्जाम के दिन अगर हम वही मिस्टेक दोहराएंगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 120 क्वेश्चन आते हैं, करने 60 होते हैं, और अगर इसमें आपने 35+ क्वेश्चन कर लिए तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं विथ JRF। अब बात करते हैं व्हाट नॉट टू डू एंड अवॉइड दिस मिस्टेक्स, है ना। इसमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में करते हैं, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी नया टॉपिक अभी शुरू नहीं करना चाहिए, छोड़ दो भाई, हो गया। जितना पढ़ लिया उसको ढंग से पॉलिश करिए। डोंट ओवरलेड योर रिसोर्सेज, है ना। अब क्या होता है कि मैं इन सर की टेस्ट सीरीज दे लूँ, मैं इनके नोट्स पढ़ लूँ, मैं उनके नोट्स पढ़ लूँ। हमारे पास कितने होते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज है। आज के इस जमाने में इतने लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इतना कंटेंट अवेलेबल है, ये कहीं ना कहीं हमारा कन्फ्यूजन और हमारे लिए टाइम वेस्ट के बराबर होता है। इस बार भी जैसे बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ LT ग्रेड एग्जाम की तैयारी करी, वो मुझसे तो पढ़ ही रहे थे, साथ साथ में और भी एजुकेटर से पढ़ रहे थे, और जब एग्जाम देने गए तो उनके साथ यही समस्या हुई कि सर हमने इधर उधर से बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और सर लास्ट में हम प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं कर पाए और एग्जाम में गलतियां करके आ गए। तो एक जिस भी एजुकेटर का आपको समझ में आ रहा है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करिए और उस डायरेक्शन में मेहनत करिए, वो आपके लिए बेहतर यहाँ पे होगा। नेवर इग्नोर पार्ट सी। सुन, पार्ट सी जो है उसको इग्नोर नहीं करना है। इसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से रिसर्च बेस्ड आते हैं, प्लस मल्टीपल कंसेप्ट्स क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको थोड़ा सा करने की आवश्यकता है। सुन, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से 20 करने होते हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो सकती है। इस पिछली बार CSIR नेट जो हमारे साथ एक स्टूडेंट ने प्रिपेयर करके क्रैक किया, उनके पार्ट सी के सब क्वेश्चन सही थे, पर दुख की बात ये थी कि पार्ट भी उनमें उनके 0 मार्क्स आया था, राइट। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पार्ट सी में बहुत अच्छा करके आते हैं, पार्ट भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को पार्ट सी में चैलेंजेस आते हैं। अगर आप उस स्टूडेंट की जर्नी देखना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने पार्ट सी को अच्छा किया, तो हमने हमारे यूट्यूब पे @टॉक अपलोड कर रखा है, उसकी थंबनेल यहाँ पे लिख जाएगी, और सुन ITP पे आप जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट अवॉइड बर्नआउट। अगर आप जिम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा बंद कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि थकान जो होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नींद का कारण हो सकती है। रिवाइज यूज शॉर्ट नोट्स ओनली, है ना। रिवाइज करना सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है इन 7 डेज के अंदर। जो भी आपने पढ़ा है उसको कहीं ना कहीं एक जगह आपने करा होगा, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, की एलिमेंट पे फोकस करिए। इसमें विजुअल लर्निंग टूल्स को यूज करिए। अगर आपने कोई प्रॉपर तरीके से डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी आप हमसे पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप विजुलाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को। और जो भी लास्ट टाइम मैं मैराथन ले रहा हूँ या रिवीजन ले रहा हूँ या वन शॉट सीरीज ले रहा हूँ, तो वो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ना स्टार्ट करिए। रिव्यू मल्टीपल टाइम्स, है ना। एक चीज को बार बार रिवाइज करने में कोई पाप नहीं लगता है ना। लोग यार तो पढ़ रखा, बार बार क्या पढ़ना सर, एक ही चीज को वापस पढ़ने से। भैया देखो, एग्जाम टाइम पे रिकॉल होना चाहिए, है ना। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज स्टोर है तो हम वहाँ पे एग्जाम टाइम पे इसको रिकॉल कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहिए और चीज़ों को
रिव्यू भी यहाँ पे करना चाहिए। सुन PYQs हैं वो एक बेस्ट तरीका होता है हमारे चीज़ों को रिवाइज करने का। तो लास्ट के जो पुराने जो भी 2015, 16, 17, 18, 19, 20 की जो भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। अगर आप टाइम मिल रहा है आपको तो आप उनको एज ए फुल लेंथ टेस्ट मान के सॉल्व कर सकते हैं। एनालाइज एवरी मिस्टेक, जो भी गलतियां अगर उसको एनालाइज करिए एंड सिमुलेट रियल कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि CSIR नेट मैथ्स का जो एग्जाम है वो आपका 18 दिसंबर को 3 से 6 के बीच में आ रहा है। तो सुन 3 से 6 के बीच में आपको एक फुल लेंथ टेस्ट 3 घंटे तक लगातार बैठ के देना चाहिए, क्योंकि वही टाइम पे आप एग्जाम भी देने वाले हो। क्लियर है? तो आपको उससे पहले बैठ के 3 घंटे, क्योंकि हमारी जो आदत बनी हुई है वो लगातार बैठने की है ही नहीं, है ना। तो अगर आप एग्जाम के दिन 3 घंटे लगातार बैठोगे तो आपकी खोपड़ी भी उस टाइम पे काम करनी चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट वो आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो भी अभी 7 दिन बचे इनमें 3 से 4 दिन आप ऐसा करिए कि 3 से 6 लगातार बैठिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट। और कोशिश करिए कि इस टाइम पे कोई फुल लेंथ टेस्ट या कोई प्रीवियस ईयर पेपर है या 2024 का पेपर ही पकड़ लो, 2023 का पेपर ही पकड़ लो और उसको सॉल्व करना शुरू करिए, है ना। पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी, बार बार बोल चुका हूं कि कितने क्वेश्चन किस में से करने हैं और क्या आपकी प्रायोरिटी है वो आपको देखने की जरूरत है। इस सुन अगर मैं सिंपल डेली प्लान की बात करूं तो सुन इन 2-3 दिनों में आपको पार्ट सी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से करने चाहिए। डे 4 और 5 की बात करें तो पार्ट बी, और लास्ट में आपको अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस करना चाहिए। वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि पार्ट सी अगर आप यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन पढ़ रहे हो तो अल्टीमेटली उसमें पार्ट बी अपने आप कवर हो रहा है। और अगर हर क्वेश्चन का हर ऑप्शन का अगर आप ढंग से पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे तो वो एक तरह से पार्ट सी की तरह ही काम करता है ना। बस पार्ट बी में ये होता है कि हमारे पास ये बताओगे एक ऑप्शन करेक्ट है, पर पार्ट सी में हर ऑप्शन को आपको देखना पड़ता है, हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। बस ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुन जनरल एप्टीट्यूड को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमने यूट्यूब पे काफी अच्छा काम इस पे कर रखा है, प्लस हमने टू डू लिस्ट भी दी है, वहाँ पे बहुत सारे फार्मूला लिस्ट भी दे रखी है। आप प्लीज लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे होने वाला है। प्लस जो प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप थोड़े देख लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिलैक्स करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। क्योंकि क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन एग्जाम से जुड़ जाती है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, मैं एग्जाम में गलती कर गया तो क्या होगा, मैं भूल गया तो क्या होगा। ये कहीं ना कहीं ऐसे सवाल होते हैं जो कि हमें खाते रहते हैं और ये हमारे एग्जाम में हमसे गलतियां भी करवाते रहते हैं। तो एग्जाम के दिन 3 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वो आप कोशिश करिए कि 3-4 दिन अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे और 3 से 6 के बीच में देंगे तो वो माइंडसेट को आप डेवलप कर पाएंगे, कैसे उस प्रेशर को आपको मैनेज करना है। और भैया मैं आपको बार बार यही बता चुका हूं कि एग्जाम क्रैक करना इज नॉट एन अ बिग डील। जब आप एग्जाम से बाहर निकलोगे तो आपको पता पड़ेगा यार क्वेश्चन आता था पर मैं गलत करके आ गया, या मैं से अटेम्प्ट नहीं हुआ, या मैं ढंग से इसको किया नहीं। क्लियर है? तो 120 में से 60 करने और 35 क्वेश्चन आपको ऐसे करने वाले मिल जाएंगे। ऐसा कोई बड़ा यहाँ पे नहीं नजर आता है। क्लियर? एग्जाम से पहले थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, खास करके आपकी जो मेंटल हेल्थ है वही मैं बनाऊं कि अगर आपके मन में इस टाइप के विचार आ रहे हैं, डिमोटिवेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, 4 चीज़ें मेरी तरफ से हो नहीं रही, मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही, मेरे को फार्मूले रिकॉल नहीं हो रहे, मैं मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा बच्चों को इस टाइम पे रहता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। अगर आपकी तैयारी है, आपने मेहनत अच्छे से करी है, तो मुझे लगता है आपको खुद पे विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नजर आती है कि यार सर मेरे को दिक्कत आ रही है, सर थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या पढूं कैसे पढूं, है ना। तो स्टूडेंट थोड़ा सा अपना मेंटल हेल्थ इसका ध्यान रखिए, थोड़ा सा अच्छे से नींद निकालिए, खाना प्रॉपर तरीके से आप लीजिए। एंड स्टूडेंट आपको रेगुलर ब्रेक्स में पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि लगातार 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, है ना। 1-2 घंटा पढ़िए फिर ब्रेक लीजिए, फिर 1-2 घंटा पढ़िए ब्रेक लीजिए। आपके जो अच्छे मित्र हैं, खास करके सब्जेक्ट वाले नहीं, है ना, जो आपके सब्जेक्ट के नहीं हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनसे आप बात करें, जिनसे आपको बात करके थोड़ा अच्छा लगता है या मोटिवेशन फील होता है या फिर थोड़ा सा आप रिलैक्स करते हो, तो मुझे लगता है आपको ऐसे फ्रेंड से बात करनी चाहिए। एंड थोड़ा सा आपको पढ़ाई से जो भी डिस्कनेक्टेड लोग हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वही अपने फ्रेंड से बात करोगे जो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर स्ट्रेस ले रहे होंगे। वो बोलेगा तूने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तेरे से हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दोगे और वो कहीं ना कहीं आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अवॉइड करना है। मैं देखता हूँ लास्ट टाइम पे कि बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते, ये क्वेश्चन तूने किया कि नहीं, या ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जबरदस्ती उड़ते हुए तिर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो घायल हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा टूल होता है, आपको ये सीखना चाहिए। और ये आने वाले भविष्य में जब आप खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या प्रोफेसर बनोगे तो यार ये सब चीज़ें काम आने वाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रही है, एक पड़ाव है
ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है भैया। इसके बाद फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देना है, एग्जाम देना है, या फिर आप पीएचडी के लिए जाओगे तो पीएचडी आपको करनी है, राइट। उसके बाद वापस आप पीएचडी करने के बाद फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो वहाँ पढ़ाना है। बहुत सारे लाइफ, हर छोटे पड़ाव पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं। तो यार मुझे लगता है ये भी एक प्रकार का पड़ाव है। मुझे लगता है इसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट आपको चीज़ों को क्विकली अडाप्ट करना है। रैंक पे मत टारगेट करिए, जस्ट स्कोर पे टारगेट करिए कि मुझे 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही करने हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट को यहाँ पे मेंटेन करने की आवश्यकता है। और ज़्यादा ही आपको समस्या महसूस हो रही है तो कंपेयर करिए अपने पुराने जो भी आपका नॉलेज था और आप तैयारी कर रहे हो उसके बाद आपके नॉलेज में कितना इंप्रूवमेंट आया है ना। जब आपने तैयारी शुरू करी होगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती होगी, यार ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, राइट। और जब आप पढ़ रहे हो तो चीज़ें आप समझ रहे हो। जैसे मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूँ तो जब आपने तैयारी शुरू करी होगी तो आपको वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या इनर प्रोडक्ट स्पेस है, या जॉर्डन कैनिकल फॉर्म है, या डायगोनलाइजेशन है, या क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यार ये सब चीज़ों पे जो बेसिक्स आपने सीखे हैं वो पहले नहीं पता था, और अब आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज यहाँ पे गेन किया, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो। यार आपके नॉलेज में पहले x था तो अभी आपका 10x के आसपास पहुंचे हो, या 5x के या 7x के आसपास पहुंचे हो, तो मतलब आप में इंप्रूवमेंट हो। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि यार ठीक है एग्जाम में देने जा रहा हूं पर यार मेरे नॉलेज में अपग्रेड हुआ, मैंने कहने के अपना आप में इंप्रूवमेंट किया। आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, आप मॉडर्न पढ़ रहे हो, आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, ओडी पढ़ रहे हो, पीडी पढ़ रहे हो, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ रहे हो, सीओई पढ़ रहे हो, एनए पढ़ रहे हो, मार्को आपने पढ़ा होगा अभी, एंड देन उसके बाद एलपीवी पढ़ रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड, भाई इतने टॉपिक पढ़ रहे हो। हर टॉपिक पे अगर आप 3-3 क्वेश्चन भी पकड़ो तो आप आराम से लाइक 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये देखने की जरूरत, जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल है कि यार मेरी तैयारी सही नहीं है, मुझे डीमोटिवेशन फील हो रहा है, तो आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को देखने की जरूरत है कि यार पहले क्या था और अब आपने क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया है, राइट। तो हमेशा आपको अब सेल्फ मोटिवेट होना है, अपने खुद को मोटिवेट करना है इन सब चीज़ों को याद करके। और आप अपने फ्रेंड से भी कंपेयर कर सकते हो कि जो लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प, वो खुद से पढ़ रहे हैं, और आप अगर किसी के थ्रू पढ़ रहे हो या फिर हेल्प लेके पढ़ रहे हो तो आपके नॉलेज में कितना इंप्रूवमेंट है। कुछ लोगों ने नेट का फॉर्म भरा है, वो सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे, राइट, और वो इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि यार कुछ नहीं आता तो भी एग्जाम देके आएंगे, राइट। और आपने इतनी मेहनत करी उसके बाद भी एग्जाम में आप स्ट्रेस लेके चल रहे हो। ये कहने के आपको समझने की आवश्यकता है कि आपने पढ़ाई करी है, आप पढ़ रहे हो तो आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आ रहा है, और इंप्रूवमेंट ही आपके लिए एक पॉजिटिव और एक मोटिवेशन का कारण होना चाहिए। वो कहने के आपके लिए डीमोटिवेशन का कारण नहीं होना चाहिए। ये कहने के स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे करता हुआ नजर आता है। तो लास्ट टाइम पे आपको स्मार्टली रिवाइज करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करना है, अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है, और जो भी प्लान आपने किया है उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और एग्जाम से पहले 3-4 मॉक टेस्ट आप दीजिए, या फुल लेंथ टेस्ट जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो दीजिए, और जो भी आपका एग्जाम टाइम है उस एग्जाम टाइम पे आपको यहाँ पे करने की आवश्यकता है। इस मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर देखना चाहिए कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपके मन में सवाल उठता है कि सर यार मैं तो कैसे करूंगा, मेरे को याद नहीं। अरे मेरे भाई, रियल एनालिसिस तुमने ढंग से पढ़ा है, इतने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं यार, इतने टॉपिक में से 5 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। लीनियर अलजेब्रा में इतने टॉपिक में से 4 से 5 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, राइट। लीनियर अलजेब्रा 70 नंबर का आता है। अगर आप बात करें, रियल एनालिसिस भी 70 मार्क्स का आता है। 70 में से आपको भाई 15-15 या 20-20 नंबर लेके आना है, राइट। अगर आप 15-15 नंबर भी लेके आते 30 नंबर वहां से आ जाते हैं फर्स्ट यूनिट से। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंड यूनिट से भी आप 20 से 25 या 30 मार्क्स का भी टारगेट लेके चलते हैं, चलो 25 मार्क्स का टारगेट भी लेके चलते हैं, तो सेकेंड यूनिट से अगर आप 25 मार्क्स का टारगेट लेके भी चलते हैं, और थर्ड यूनिट से भी 25 मार्क्स का टारगेट लेके चलते हैं, तो 25 और 25, 50 और 30 आप 80 पे पहुंचते हैं। और जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप यहाँ पे, नहीं ज्यादा हो रहा है, गलत कर रहा है, हाँ। और जनरल एप्टीट्यूड में अगर आपने 10 क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो यार 20 वहां पे आप टारगेट कर सकते हो, तो 100 मार्क्स के आसपास वैसे ही पहुंच रहे हो। अगर आप ओबीसी में आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस में या एससी एसटी कैटेगरी में, तो आपका जेआरएफ कंफर्म है। अगर जनरल कैटेगरी में है तो नेट एलएस तो आप निकाल ही दोगे, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने कम से कम अगर आप लेके करते हो तो भी आप नेट एलएस कर जाते हो। तो आपको वो अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत, आप ये सोचने की जरूरत नहीं यार मेरे से तो होगा नहीं। अब इतनी पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद भी अगर आप इतना मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हो तो ये कहीं सोचने वाली बात है। और एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए ना, जल्दीबाजी मत करिए, है ना। एक तो क्या होता है कि जल्दीबाजी, और यार ये तो कैसे भारी क्वेश्चन है और हो नहीं रहा है ना। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के हम लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चन इतना ज्यादा भारी नहीं होता जितना हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। जब उसको ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन एक तरह से ईजी निकलता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यार ये भी आपको चीजें समझने की आवश्यकता है। बाकी मन में आपके क्या सवाल चल रहे हैं, कोई और भी आपके दुख है, तो
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे और आपके दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज यार भैया अवेलेबल है CSR नेट IDGM पे, आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2026 या जून 2026 की तैयारी करना चाहें तो मैथ्स कैर ऐप पे हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। इस दिसंबर लास्ट में हमारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लस इस बार मैं आपको स्टेट्स का जो टॉपिक्स है वो भी पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें लगभग 15 से 20 मार्क्स का आपका स्टेट्स के टॉपिक भी हम कवर कराने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट कोर्स है उसके अंदर ये आपको चीज़ें मिलने वाली है और इसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, कोई अलग से चार्जेस यहाँ पे लेने वाले नहीं है। जिससे स्टेट्स का बंदा जो होता है वो मैथ्स का टॉपिक को कवर करता है, तो मैथ्स वाले को भी स्टेट्स यहाँ पे कवर करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बाकी IDGM 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स कैर ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी 27 एंड 28 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कोर्सेज मैथ्स कैर ऐप पे ले सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है, इन्हें आप बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारी टू डू लिस्ट है जहाँ पर मैंने फार्मूला शीट और हमारे यूट्यूब वीडियोज और सब कुछ सिस्टमेटिक PDF में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, तो आप जरूर इन्हें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे भी शेयर करवा दूंगा। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल है यार, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी CSR नेट पे मैं बहुत सारी मैराथन ले रहा हूँ, वन शॉट सीरीज ले रहा हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके मिल जाएगी, या इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।